गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो क्लास 12 है भूगोल आरबीएस क्लास 12 उसका चैप्टर 1 देखेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेषता। जैसा कि साथियों हमने पहले आपको भूगोल और सभी विषयों का 10 अध्याय कंप्लीट करा दिए हैं, इसलिए जो पहली किताब है हमारी उसका नाम मानव सिद्धांत वाली किताब है, उसको पहला दे देखेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इसकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस क्लास में हम देखेंगे साथियों। रोजाना आपको एक भी क्लास मिलेगी साथियों। सबसे पहले क्लास 10 दिन आपको क्लास इसमें जो भूगोल है उसे चैप्टर 1 से लेकर 10 तक बताऊंगा साथियों। फिर हिंदी साहित्य का पूरी क्लासों का आपको मैं एक एक दिन बता दूंगा, किसी दिन 2 क्लास भी हम ले लेंगे साथियों। शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एकदम स्टेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुँचे, किसी भी क्लास आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जनक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 11 में भी क्वेश्चन आया था कि मानव भूगोल के जनक कौन है कौन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे साथियों। मानव भूगोल के जनक हैं इरेटोस्थनीज। मिस प्रिंट हो जाती है लिखने में, इसलिए इसके ऊपर ध्यान न दें। दूसरा क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 में बात है। इसमें पहला आ जाएगी आपके सामने भौतिक। भौतिक हो जाएगा, भौतिक विचारधारा हो जाएगी, क्लियर। दूसरा हो जाएगा पर्यावरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण ही है। तीसरा हो जाएगा आपके सामने मानव भूगोल। कौन सा हो जाएगा? मानव भूगोल। भौतिक भूगोल हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया, मानव भूगोल। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है साथियों, क्लियर हुआ। तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया है। नव निश्चयवाद की खोज किसने की, किसने उत्पादित किया है। तो ये साथियों सभी को पता है, ये किया है ग्रिफिथ टेलर ने। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था साथियों, क्लियर हुआ। अगला चौथा क्वेश्चन है कि संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या है? जो संसाधन भूगोल है वो कौन से मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने आर्थिक भूगोल। संसाधन भूगोल किस में आता है? आर्थिक भूगोल में आता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन कि चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है। अब एक चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये साथियों समाज में नहीं आएगा, जनसंख्या भूगोल में आएगा। कि नहीं, बिल्कुल सामाजिक भूगोल में, क्योंकि समाज से रिलेटेड है चिकित्सा भूगोल, इसलिए सामाजिक में आएगा। छठा क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है सभी को पता है कि इसमें आपके हो जाएगा डी टेलर, ग्रिफिथ टेलर। कौन है साथियों? ग्रिफिथ, ग्रिफिथ टेलर, क्लियर हुआ। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। विद्वान यानी कि बड़े आदमी होते हैं, जो विद्वान बड़े बुद्धि से बुद्धि वाले व्यक्ति, साइंटिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साइंटिस्ट है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है साथियों। तो इसमें हो जाएगा डी ब्रेटेडरसल। कौन जाएगा? ब्रेटेडरसल हो जाएगा, ब्रेटेडरसल, क्लियर हुआ। आपको डी के अंदर लगा देना टिक। 8वां क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। क्या है? मानव भूगोल का जनक सबको पता है, पहले नंबर का क्वेश्चन यही आया था, अलग आया था वो अलग। क्योंकि दोबारा देखो आप प्रश्न को कि मानव भूगोल को, 1 मिनट रुको, क्या है यहाँ पर है भूगोल है, जो पूरी भूगोल है उसके जनक पूछा गया है कि कौन? इरेटोस्थनीज है। अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन के मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है उसका जनक कौन है। तो सभी को पता है कि ए ग्रिफिथ टेलर। इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। मानव भूगोल के क्वेश्चन आ जाए कि जनक कौन? इरेटोस्थनीज है। और मानव भूगोल का जनक कौन है? रेटरेज यानी कि ग्रिफिथ रेटरेज है साथी, क्लियर हुआ। और आपके सामने आ जाएगी जो भूगोल है, भूगोल का जनक है तो इरेटोस्थनीज। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है साथियों। 9वां क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था साथियों। तो ये कहा था मेरे प्यारे साथियों कुमारी सैंपल ने। किसने? कुमार सैंपल ने। कुमार सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये भी परिभाषा है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा साथियों। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत
नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों डी, प्राचीन महाकाव्य। कौन नहीं है? प्राचीन महाकाव्य साथियों जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अब देखेंगे 11वां नंबर का क्वेश्चन कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन? कहें प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसमें हो जाएगा साथियों तकनीक। कौन हो जाएगा? तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी गलत है, लेकिन इस प्रकार से हो जाएगा टेक्नोलॉजी। अगर तकनीक को क्या कहते हैं? इसमें टेक्नोलॉजी कहते हैं। 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें मानव की मूल आवश्यकताओं के संबंधित नहीं है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 12 में ए, परिवहन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आवश्यकता से संबंधित नहीं है साथियों। जैसे कृषि भी इम्पोर्टेंट है, गृह निर्माण इम्पोर्टेंट है, वस्त्र भी इम्पोर्टेंट है, परिवहन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। 13वां है कि समकंद कहें समकवाद अवधारणा से किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? समंक यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर आएगा समंकवाद अवधारणा से किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक यानी कि दोनों को इम्पोर्टेंट माना गया साथियों। क्लियर हुआ? 14 क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल मानव समाज क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों? याद है नहीं कि मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। या मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना है। क्लियर हुआ? या तो आपको मानव भूगोल मानव समाज या धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं, या फिर मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच में या मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न जो भी संकल्प होते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। या तो ये आप दोनों में से एक परिभाषा आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? अब 15 क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आ गया? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। क्लियर हुआ? 1 मिनट रुको। अब आप एक चीज सोच रहे होगी, आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि भूगोल का जनक तो इरेटोस्थनीज कहते हैं, लेकिन हिकेटियस कैसे आ गया? बिल्कुल कहते हैं इरेटोस्थनीज आएगा यहाँ पर। ठीक है ना? इरेटोस्थनीज जाएगा क्योंकि थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है, इसलिए कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? आगे 16वां कि संभववाद क्या है? तो संभववाद प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता सरकाने वाली विचारधारा संभववाद कहलाती है। क्या है? संभववाद वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता सरकारने वाली विचारधारा संभववाद कहलाती है। के लिए छोटी सी परिभाषा है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है साथियों। 17 क्वेश्चन है कि संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संभववाद के प्रवर्तक थे विडाल डी ला ब्लास। कौन था? विडाल डी ला ब्लास इसके प्रवर्तक थे साथियों। यानी कि पर संभववाद सबसे पहले उत्पन्न किसने किया था? विडाल डी ब्लास ने किया था। 18वां क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 3 नंबर का, दोनों में से 1 नंबर का आएगा, 100% आएगा। तो देखो मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या इस प्रकार है। तो देखो मानव इसे सुंदर ब्रह्मांड का एक अंग बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। क्या है? मानव इसे सुंदर ब्रह्मांड में आपको इस प्रकार से याद रखना है कि मानव इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। किसी प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर में स्थिर की सूचक होती है साथियों। क्लियर हुआ? मानव प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। यानी कि जो मानव है वो प्रकृति का अच्छे तरीके से विकास करने के लिए अच्छे तरीके से उसके टेक्नोलॉजी के तकनीकी को समझे फिर विकास करना चाहिए, किसी की राय इसको लेना
चाहिए। उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। इस प्रकार DNA और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने की योग्य बनाया। किसने? DNA और आनुवंशिकी के गुणों ने हमें जो बीमारियां होती है उसे विजय पाने पर कुछ योग्य बनाए हैं। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु के गति के नियम का प्रयोग करते हैं। इतनी सी का आपको व्याख्या लिख देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे साथियों। क्लियर? छोटी सी क्या आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। बहुत अच्छी प्रकृति के बारे में जो भी चीज़ें आप इसमें लग सकते हैं कि मानव का प्रकृति के अनुकरण उसके अनुसार कैसे ढले हो, इस प्रकार से मानव का प्राकृतिकरण लिख सकते हो। क्लियर हुआ? 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि नियतिवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो देखो, मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। नियतिवाद क्या होता है? तो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा जिसमें मानव प्रकृति को दास माना है। तो ओके, नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभावी माना जाता है तथा इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक रेडरेच थे। कौन? फ्रेडरिक रेडरेचल थे साथियों। क्लियर हुआ? 20वां क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद क्या होता है और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो मानव भूगोल की जो विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला है और न दासता स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग पर बल देती है। नवनिश्चयवाद वह प्रक्रिया है जिसमें मानव क्या है? नवनिश्चयवाद वह प्रक्रिया है जिसमें मानव प्रकृति के नियमों का पालन न करके, नियमों का उल्लंघन करके प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? नवनिश्चयवाद कहलाते हैं। एक मिनट रुको, दोबारा सुनना है कि नवनिश्चयवाद क्या है। तो नवनिश्चयवाद वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि जो उसके प्रकृति के नियम होते हैं उसको अनुपालन, उसकी पालना नहीं करते और उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। यदि मनुष्य प्रकृति में कोई भी कार्य करे तो उसे पहले योजना बनानी चाहिए जिससे प्रकृति को कोई समस्या से जूझना न पड़े और आने वाले समय में भी कोई समस्या उत्पन्न न हो। उसे नवनिश्चयवाद कहते हैं। कहते ओके, न तो प्रकृति सर्वोसर्वा नहीं मानव सर्वसर्वा गलत है, लेकिन मैंने आपको जो बोला है वो आपको लिखना है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे साथ। दोबारा सुनना है प्रक्रिया। नवनिश्चयवाद की परिभाषा क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके उन पर विजय प्राप्त करना चाहता है। यदि मनुष्य प्रकृति में कोई भी कार्य करे तो उसे सबसे पहले योजना बनाना चाहिए, फिर कार्य करना चाहिए और आने वाले समय में भी कोई समस्या उत्पन्न हो इसके लिए उसे योजना बनाना चाहिए। क्लियर हुआ? मैं बताई परिभाषा वो आपको लिख देना है, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। 21वां क्वेश्चन है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल में भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में भौगोलिक परिस्थितियों में के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। छोटी सी 2 परिभाषा आपको लिख देनी है, बस क्लियर हुआ? 22वां क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की परिभाषा आपको लिखना है। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरी है कि मानव भूगोल और वातावरण के बीच का संबंध का अध्ययन, दूसरी परिभाषा। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव जाति के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरी परिभाषा हो गई। यदि आप ये परिभाषा लिखते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा। यदि आप ये लिखते हो तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। यदि आप ये लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 23वां क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिक कारण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण का निम्न कारण देखो ये है। मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित थे। जो आदि मानव थे उससे बहुत प्रभावित थे। पहले मानव प्राकृतिक में वह प्रकृति की पूजा करता और उससे बहुत डरता था। मानव सबसे आदि मानव था तब उसकी पूजा करता था, वनों में रहा करते थे और उसकी पूजा करते थे और वनों से बहुत डरा करते थे साथियों। क्लियर? अधिक वर्षा होने पर वह ईश्वर का प्रकोप मानता था। यानी कि जब अधिक वर्षा हो जाती है तो वो कहते थे कि हमारे ऊपर ईश्वर का प्रकोप हो चुका है, ईश्वर नाराज हो चुके हैं और बिजली चमकने को ईश्वर का नाराज होना
मानते थे। वह प्रकृति की शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूज्य तथा सत्कार योग्य मानता था। इसका मुख्य कारण यह कि आदि मानव समाज का प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था थी। यानी कि जो आदि मानव थे वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को समझते नहीं थे। उनका स्तर था वो निम्न था, बिल्कुल कमजोर था, इतना ज़्यादा समझते कुछ नहीं थे। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था थी और मानव समाज की आगे अग्रसर होते जा रहे थे, यानी कि आगे बढ़ते जा रहे थे। मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। इस प्रकार से मानव ने अपने प्राकृतिक के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया। इसमें एक शब्द यह है प्राकृतिक, यानी सतत पोषण। तो सतत पोषण क्या होता है? तो सतत पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी कि सतत पोषण वह होता है जिसमें जो संसाधन है उसका हम भी इस प्रकार से उपयोग कर सके कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ओके, ये सतत पोषण विकास कहलाता है। क्लियर हुआ? 24वां क्वेश्चन के मानव भूगोल की विशेषता पर आपको टिप्पणी लिखिए, क्योंकि मानचित्र पर ये पार्ट है। तो मानव भूगोल क्या होता है? तो मानव भूगोल के विषय पर टिप्पणी इस प्रकार है कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं से एक शाखा मानव भूगोल है। दो शाखा कौन सी? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। क्लियर हुआ? वास्तव में भूगोल का एक मुख्य सरोकार है। पृथ्वी को मानव को घर के रूप में समझना चाहिए और उन्हें सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पाले। मतलब मानव भूगोल में प्रकृति तथा मानव जगत के बीच अंतर संबंध, मानव परिघटना की स्थानिक उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का केंद्र मानव ही होते हैं। उसकी विकास क्रम में कुछ के द्वारा की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विकासों की उत्पत्ति संभव हो सके, जैसा कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव भूगोल, मानव विज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान। इस तरह के ज्ञान के विस्तार के मानव भूगोल के नए क्षेत्रों का विकास होता रहता है साथियों। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पहला अध्याय था, वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। एक बार और देख लेंगे। ये हमारे 24 क्वेश्चन थे, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएंगे। इनको पढ़ लिया तो आपके अध्याय 1 में पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ? कल देखेंगे दूसरा अध्याय।